हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो पर, जिसमें हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 7, चैप्टर 8, जो भी आपकी बुक के हिसाब से हो। लास्ट जो चैप्टर था हमारा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो हमारा शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट हो चुका था और आई होप उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड। आपने ए डी ग्रेटर देन ए एस पढ़ा था, आपने ए डी लेस देन ए एस पढ़ा था, उसी से लिंक करता है ये चैप्टर, उसी के बारे में पढ़ाता है ये चैप्टर्स। ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरुआत में हमारे यहाँ पर इसमें दो होते थे इक्विलिब्रियम, सॉरी, एक होता है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। दोनों में सर फर्क क्या है? इस कंडीशन के हिसाब से भी एडी इक्वल टू एस होता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के हिसाब से, और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के भी हिसाब से एडी इक्वल टू एस होता है। एडी स्टैंड्स फॉर व्हाट? एग्रीगेट डिमांड, एंड एस स्टैंड फॉर व्हाट? एग्रीगेट सप्लाई। सर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के हिसाब से भी एडी इक्वल टू एस होता है और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के हिसाब से भी एडी इक्वल टू एस होता है, बट दोनों में फ़र्क क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस थे उनका फुलर यूटिलाइजेशन हो चुका है, यानी कि जितना उनको यूज़ कर सकते थे, जितना अच्छे से अच्छा उन्हें इस्तेमाल कर सकते थे, उतना इस्तेमाल कर चुके। अब कुछ भी कैपेसिटी नहीं है, कुछ भी बेरोजगारी नहीं है, उसे हम कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जहां पर एडी इक्वल टू एस तो होता है, लेकिन अभी हमने फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं करा है, कुछ कैपेसिटी ऐसी है जो यूज नहीं करी है। ठीक है ना। दोनों में फर्क क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो लोग काम करना चाह रहे हैं उन्हें काम मिल रहा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वो लोग जो काम करना चाह रहे हैं किसी रेट पर भी मिल जाए, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है उनकी कुछ डेफिनेशन आगे निकल के आती हैं। जैसे अभी आपने सबसे पहला होता है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, और एक होता है हमारा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। दोनों का मतलब क्या है बेटा? दोनों का मतलब जरा ध्यान समझिएगा। फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहां पर जितने लोग काम करने योग्य हैं, जिस रेट पर काम करना चाहते हैं उस रेट पर उन्हें काम मिल रहा है, जिस रेट पर उन्हें काम मिल रहा है उस रेट पर वो काम करने की राजी हैं। यानी कि एक तरीके से ये हमारा हो गया लेबर फोर्स इज एग्जैक्टली लेबर, मतलब कि डिमांड लेबर फोर्स इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स। ठीक है ना। इसे हम कहते हैं फुल इक्विलिब्रियम। फुल इक्विलिब्रियम का मतलब एस इज इक्वल टू डी। ठीक है ना। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि भाई हमारा बिल्कुल भी बेरोजगारी नहीं होगी। फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन कि डेट इज नो अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई लोग तो कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए अनएम्प्लॉयड रहेंगे ही रहेंगे, जिसको हम कहते हैं सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती। देयर इज ऑलवेज अ मिनिमम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम कहते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट या नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपने फुल एम्प्लॉयमेंट पढ़ा। इनवॉलेंट्री क्या होता है? इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है कि जहां पर कुछ लोग काम करना चाह रहे हैं, किसी रेट पर भी मिल जाए उस पर भी करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको वर्क नहीं मिल रहा, वो तो हमारे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन जिस रेट पर काम मिल रहा है उस रेट पर काम नहीं करना चाह रहे, उन लोगों को कहते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली
ये दो नल्ले हैं, इनको काम मिल रहा है लेकिन ये कर नहीं रहे क्योंकि उस रेट पर नहीं मिल रहा। ये तो भाई कैसे ही मिल जाए, बस मिल जाए, लेकिन मिल ही नहीं रहा। ठीक है ना। तो ये तो हमने बात करी एम्प्लॉयमेंट की। तो अब क्या होता है कि भाई जैसे इस चैप्टर का नाम है डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड, तो सबसे पहली कंडीशन आती है हमारी व्हेन एडी इज लेस देन एएस। तो इसकी वजह से एक कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड। क्या कहते हैं सर? डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड हमारा क्या होता है? डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या होता है? ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर एडी कम है और एएस ज़्यादा है। सर एडी कम है और एएस ज़्यादा है, ये कैसे हो सकता है? इससे हमें पहली बात तो दो चीज़ें पता लगती हैं कि जो हमारी प्लांट एडी थी, आपको ये तो मालूम होगा कि जो हमारी एडी होती है वो प्लांट होती है, जिसको हम एक्स एंड एडी भी कहते हैं, वो कम पड़ गई। कम पड़ गई, हमारा जो प्रोडिक्शन था, हमारा जो परमिट था, हमारा जो अनुमान था, वो गलत हो गया। और दूसरा भाई एएस हमारी जो होती है, एग्रीगेट सप्लाई जो होती है, वो हमारी परफेक्टली इलास्टिक होती है। ये भी आपने पढ़ा है। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब कि एडी की तरह काम करती है। जैसे जैसे एडी बढ़ेगा एएस भी बढ़ने की काबिलियत रखता है, और जैसे जैसे एडी कम होगा एएस भी उसके हिसाब से डील करेगा। तो ये तो हमारी हुई डेफिशिएंट डिमांड। सर इसको थोड़ा न्यूमेरिकल से और समझाइए। मान लीजिए हमारा एडी था 100 और एएस था 120, तो इस समय हमारी जो डेफिशिएंट डिमांड है वो क्या है? 20। ये हमारी डेफिशिएंट डिमांड कहलाती है। तो इसी डेफिशिएंट डिमांड में एडी और एएस के बीच में एक गैप आ जाता है, जिस गैप को हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। यानी कि कितने टाइम, अभी हमने एक न्यूमेरिकल लिया था 100 और 120 वाला, तो उसको हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप किस में आता है सर? डेफिशिएंट डिमांड में। और अगर हम इस जस्ट के उल्टे की बात करें तो सबसे पहले तो मैं बात करूं कि क्यों डिफ्लेशनरी गैप हुआ, वाई दिस कोलावरी दी डिफ्लेशनरी गैप क्यों हुआ। भाई मैंने आपको जब एडी वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो मैंने बताया था कि एडी में 4 सेक्टर्स का ध्यान होता है, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इन चारों सेक्टर ने हो सकता है अपने अपने फाइनल गुड्स पर जो खर्चा करने के बारे में सोच रहे होंगे, उसको क्या कम कर दिया होगा। ठीक है ना। अब भाई क्या हो, अब सॉल्व कैसे किया जाए? भाई सॉल्व ऐसे किया जाए कि जो हमारा एडी है, यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन है, उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, सॉरी बेटा गलत बोल दिया। यहाँ पे जो केस है वो ये वाला है, एडी इज लेस देन एएस। तो यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है ना। तो एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है तो हम लोगों को अपना प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा, और जब तक ये एडी स्कल 2एस नहीं हो जाता तब तक हम दोबारा प्रोडक्शन नहीं करेंगे। इसका जस्ट उल्टा हो जाए, जहाँ पर एडी ज़्यादा है एएस कम है, इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सेस डिमांड, और यहाँ पर जो गैप आता है उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप, एडी कितना ज़्यादा है एएस से, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। एडी कितना गैप कम है एएस से, उसको हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप, डेफिशिएंट डिमांड। तो इसका भी रीजन जस्ट उल्टा हो सकता है। हमारे भाई आपने मालूम है एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है जिसे हम सी से नोट करते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर सेक्टर होता है जिसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इन सभी ने क्या करा होगा? इन सभी ने अपना फाइनल गुड्स एंड सर्विस से होने वाले खर्चे को क्या कर दिया होगा? बढ़ा दिया होगा। तो अब सर ये हम दिक्कतें तो चली रही हैं, घटा दिया होगा, बढ़ा दिया होगा, घटा दिया होगा, बढ़ा दिया होगा, तो इनको सही कैसे करें? भाई सरकार के पास इन चीज़ों के लिए 2 पॉलिसी होती हैं। एक पॉलिसी होती है फिस्कल पॉलिसी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। और एक पॉलिसी होती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी कौन सी होती है? फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होती हैं जो सरकार पे जो रेवेन्यू आ रहा है और सरकार जो एक्सपेंडिचर करती है, इससे रिलेटेड इन सबको ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। फिस्कल पॉलिसी को हम बजटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसमें हमारा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर, कैसे भी हमारी जो इकोनॉमिक व्यवस्था है वो बराबर चलती रहे, स्टेबल चलती रहे। तो ये देखते हैं कि आपके पास इन्फ्लेशनरी गैप है या डिफ्लेशनरी गैप है, और ये चीज़ किससे सही हो सकती है।
तो किससे सही होने के लिए इनके पास पहला उपाय होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में भाई हम लोग सड़क वगैरह बनवाती है गवर्नमेंट, एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई के लिए चीज़ें हैं, पब्लिक वेलफेयर है, डिफेंस में खर्चा है। तो ये सारे खर्चे जो होते हैं हमारे वो एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। कौन सा एक्सपेंडिचर? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमारी जो डिमांड है वो एक्सेस डिमांड है या डेफिशिएंट डिमांड है, जब आपकी एक्सेस डिमांड होगी तो गवर्नमेंट अपना खर्चा क्या कर देगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? खुद सोचो, गवर्नमेंट अपना खर्चा डिक्रीज कर देगी, क्योंकि डिमांड क्या है, एक्सेस डिमांड है। एडी इज क्या है, एडी इज ग्रेटर देन एएस। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने खर्चे को रिड्यूस कर देगी। और जिसका जस्ट उल्टा होगा, अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो गवर्नमेंट अपने खर्चे को बढ़ा देगी। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, इन पर केस स्टडी आ सकती है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है फिस्कल पॉलिसी के पास, टैक्सेस। टैक्सेस आपको मालूम होगा कि टैक्सेस एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो हाउस होल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर को उनको देना पड़ता है। अगर हम टैक्स के बर्डन को इंक्रीज कर देंगे तो जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, गवर्नमेंट है, उनकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, और इसको हम अगर कम कर देंगे तो उनकी जो परचेजिंग पावर वो ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको देखना है कि हमारा डेफिशिएंट डिमांड है या आपका एक्सेस डिमांड है। डेफिशिएंट डिमांड के केस में टैक्स को कम किया जाएगा और एक्सेस डिमांड में बढ़ाया जाएगा। उसके बाद हमारी पब्लिक बोरिंग होती है। पब्लिक बोरिंग भाई गवर्नमेंट पैसा लेती है लोगों से, बोरिंग फ्रॉम आरबीआई होती है। वो डिपेंड करता है कि हमें कंडीशन कैसे सही करनी है। उसके बाद आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी भी बिल्कुल सेम ऐसी ही होती है भाई, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से चलना है, किस किस को पैसा देना है उधार के रूप में, किस किस को पैसा नहीं देना। अब जो भी खर्चा आता है, जो भी हमारा खर्चा आ रहा है क्रेडिट को रेज करने में यानी कि बढ़ाने में, अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करने में, वो कम करा जाएगा अगर आपको एक्सेस डिमांड है और ज़्यादा करा जाएगा अगर वो डेफिशिएंट डिमांड है। तो अगर कम करा जाएगा तो उसको हम कहते हैं डियर मनी पॉलिसी, और बढ़ाया जाएगा तो उसको हम कहते हैं चीप मनी पॉलिसी। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसमें इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी यहीं तक है। इसके बाद आपका आएगा गवर्नमेंट का बजट। यस, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। थैंक्स सो मच, लव यू ऑल।